radical Islamic terrorists are determined. मेहनत कशों, दहकानों, मजदूरों और मारों का आलमी दिन। सियासतदान, मीडिया और सरकार सबको यकम मई को मजदूर याद आते हैं। आज भी मेहनत कशों के नाम पर सियासी खेल जारी रहा। डॉन लीग से मुतालिक फौज के तहफ्फुज़ात कैसे दूर किए जाएं, गौर व फिक्र जारी है। गलतियां ना दोहराई जाएं, तहम्मुल के मुजाहिरे की जरूरत है। चिकनगनिया से कैसे निपटें, इलाज ना हिफाजती इक़दामात, बचाव के मशवरे भी नाकाफी हैं। अब WHO की टीम आएगी, वही कुछ बताएगी। और तुर्क सदर ने भारत में बैठकर मसला कश्मीर उठा दिया। सालिसी की पेशकश, मकबूजा कश्मीर का कड़वा सच सुनकर भारतीय मीडिया ने शोर शराबा फिर शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। तरक्की सोच से आती है, लेकिन इस सोच को तकमील तक मजदूर पहुंचाते हैं और आज उसी मजदूर का दिन है। इस दिन की मुनासबत से सुबह से ही बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने अपने अपने पैगामात जारी किए हैं। मजदूरों की खुशहाली के दावे किए गए हैं, उन्हें माशरे का सुतून करार दिया गया है। यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत मजदूरों का मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए कोशां है, लेकिन अफसोस ये सिर्फ अल्फाज हैं। अमलन पाकिस्तान के किसी कोने में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में आज भी मजदूर की कम से कम आमदनी सिर्फ 14,000 रुपए है। 14,000 की माहाना इनकम किसी भी तरीके से मजदूर का मयार जिंदगी बुलंद तो दूर, बेहतर भी नहीं बना सकती। और ये हुकूमती आदाद शुमार हैं। हकीकत में हजारों मजदूर ऐसे हैं जिनकी माहाना आमदनी इससे भी कम है। इसीलिए ऑपोजिशन मजदूरों को लेकर हसास है। आज के दिन हुकूमत पर खूब तनकीद भी की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वो ये शिकवा कर रहे थे कि लेबर कोर्ट्स में मजदूरों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हुकूमत ऑरेंज ट्रेन तो बना रही है, लेकिन मजदूरों के लिए एक अस्पताल तक नहीं बनाया गया। वो क्या कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। ये वो हुक्मरान हैं जो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, मगर गरीबों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनाते। ये अफसोस की बात है कि लेबर कोर्ट्स जिस मकसद से बनाई गई थी, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। हमें अंदाजा है कि लेबर कोर्ट से मजदूरों को रिलीफ नहीं मिल रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने सुना, ये पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं। सिंध में इनकी जमात की हुकूमत है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए पंजाब हुकूमत ने शायद ही कोई अस्पताल बनाया हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध में मजदूरों के लिए कोई नया अस्पताल बनाया है? नया अस्पताल बनाना तो दूर, जो पुराने सरकारी अस्पताल मौजूद हैं उनकी हालत जार की बेहतरी के लिए भी कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। यह है हमारे सियासतदान जिन्हें मजदूर बस मजदूर डे पर ही याद आता है। सानिया बल्दिया, सानिया गडानी और इस जैसे दीगर वाकयात इसका वाज़ेह सबूत हैं। ऐसे ही कुछ वाकयात पर मुश्तमिल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात होगी। यकम मई मजदूरों का दिन। 364 दिन के जख्मों पर एक दिन मरहम रखा जाता है। सानेह बल्दिया में मजदूर जल गए, हक और इंसाफ ना मिला। सानेह गडानी में भी मेहनत कश शोलों की नजर हुए, लेकिन हिफाजती इक़दामात हुए, ना कोई सुनवाई। मजदूर को उजरत वक्त पर मिले ना मिले, मार वक्त बेवक्त मिलती है। कराची की एक फैक्ट्री की फुटेज ने मीडिया में जगह तो बनाई, नोटिस भी लिए गए, लेकिन फिर रात गई बात गई। फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड ने जान देकर डकैती की कोशिश नाकाम बनाई। सिक्योरिटी गार्ड के अहले खाना को मुआवजा आटे में नमक के बराबर मिला। हर साल की तरह इस साल भी ठंडे कमरों में बैठकर धूप में काम करने वाले मेहनतकश के हक की बातें की जा रही हैं। अगले यकम मई को फर्क ये होगा कि बस साल बदल जाएगा, लेकिन मजदूरों का हाल और हुक्काम का तरीकाकार शायद ना बदले।
रिपोर्ट आपने देखी। ये वाकयात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि हमारे हुक्मरानों की मजदूरों के हुकूक पर कितनी तवज्जो है। लेकिन सिर्फ सियासतदान ही नहीं, इस तमाम तर हालत की जिम्मेदारी मीडिया पर और हम पर भी आयद होती है। आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें पिछले साल के दौरान होने वाले जो टॉक शोज थे उनके टॉपिक्स का डेटा दिखाया गया, जिसके मुताबिक हम पूरा साल पनामा लीक्स और डॉन लीक्स के पीछे भागते रहे हैं। अवामी नौइयत के इशूज पर शायद ही किसी ने तवज्जो दी हो, शायद ही किसी ने मजदूर के दिनों की बात की हो, मजदूर की जो मेहनत है उसको सामने लेकर आया हो। ये सब हम जो है वो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन मजदूरों का ये आलमी दिन और मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूरों के जो हुकूक हैं वो क्या हैं और क्या मजदूर अपने हुकूक से आगाह हैं, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार लियाकत शहवानी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, मजदूर हमें आज भी सड़कों पर काम करते हुए नजर आ रहे थे, आज भी उसी तरीके से घर से बाहर निकले हुए हैं। मजदूरों के हुकूक की बड़े बड़े सेमिनार्स में बैठकर बात तो की गई है, क्या हमारे जो मजदूर हैं वो अपने हुकूक से आगाह हैं? 1886 में आज के दिन शिकागो में उस जमाने में मजदूर आज से ज्यादा आगाह थे। जब वो अपने हकूक के लिए बाहर निकले तो उन पे गोलियां बरसाई गई, उन्हें शहीद किया गया। मैं उन शोहदा शिकागो को सुख सलाम पेश करता हूं। अब इस मुल्क में मजदूर वो तबका है कि जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, बल्कि बहुत मौके ऐसे हैं कि उनको पूरा रोजगार नहीं मिलता, उनको जो उजरत वाले मजदूर हैं उनको काम नहीं मिलता। वो इतने माशी बदहाली में पिसे हुए हैं, इतने मामलात में फंसे हुए हैं, न वो बेचारे खुद पढ़ सके न बच्चों को पढ़ा सके। अब रहा बात उनकी तरबियत का, शहूर का, ये जिम्मेदारी थी ट्रेड यूनियंस की। 1960 और 70 की दहाई में हमें नजर आता है उस जमाने में पीपल्स पार्टी, दिगर ट्रेड यूनियंस और लेफ्टिस्ट पार्टीज वो मजदूरों को तरबियत भी देते थे, ट्रेनिंग फराम करते थे, उनको लिटरेचर देते थे, स्टडी सर्कल और तरबियत का एहतमाम करते थे। उस जमाने में मजदूरों में ज्यादा शऊर थी और यही वजह है कि 1960-70 की दहाई में जो मजदूर के शहूर की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी इमर्ज हुआ और फिर 1972 में जो उस जमाने की लेबर पॉलिसी थी भुट्टो साहब ने जो दी वो बेहतरीन लेबर पॉलिसी थी। असल में उसकी वजह यह है कि उसके पीछे मजदूर का प्रेशर था। आज मजदूर उस प्रेशर से बिल्कुल पीछे हटता जा रहा है, उसके पास इस तरह का शऊर नहीं है। आज का दिन आप देख लें कि जितने भी हॉल्स में सेमिनार्स हो रहे हैं वहां पर मोटरसाइकिल और साइकिलें जो बाहर आपको नजर आएंगी वो मजदूरों के होंगे या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चल के आए होंगे। लेकिन जो हॉल के बाहर जितने भी लीडर्स के गाड़ियां आपको नजर आएंगी, वीगो, लैंड क्रूजर, बड़े बड़े प्राडो, वो उन ट्रेड यूनियन और सियासतदान लीडर्स के हैं जो मजदूर के हकूक की बात करते हैं, उनके पसीने की बात करते हैं, उनको एक अच्छा जिंदगी फराम करने की बात करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो खुद गरीब नहीं है, वो खुद मजदूर नहीं है, कभी उन्होंने अपना पसीना बहाया नहीं है। जिस तरह से 60s और 70s की दिहाई का जिक्र किया और पीपल्स पार्टी जो कुछ लेबर्स के लिए करती रही है उसका भी जिक्र किया, आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से बात कर रहे थे उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया लेबर कोर्ट्स का। उनका ये कहना है कि लेबर कोर्ट्स में मजदूरों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इसकी आप क्या वजह समझते हैं, क्यों लेबर कोर्ट्स सही तौर पर काम नहीं कर पा रही? दूसरी जानिब एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया कि क्यों लेबर मिनिस्टर नहीं है सिंध के अंदर। देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो लेबर का जो सब्जेक्ट है महकमा वो डिवॉल्व हो गया सूबों की तरफ और अब तमाम सूबे अपने अपने तौर पे लेबर पॉलिसीज को देख रहे हैं। अब सिंध में ये तो बिलावल साहब इसका जवाब देंगे कि वो पीपल्स पार्टी जो मजदूरों का स्टालवार्ट और अरावल दस्ते की बात करती थी मजदूरों के खून पसीने पर, तो ये पार्टी पॉपुलर हुआ। सनती कारकुन इस पार्टी के साथ मिले, मजदूर मिले, किसान मिले, तभी पार्टी बना। आज ये बिलावल से कोई सवाल करे, उसके वालिद जरदारी साहब से सवाल करे जो बहुत बड़े फ्यूडल हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनसे पूछे कि मिनिस्टर क्यों नहीं है और सिंध में जो लेबर कोर्ट्स हैं वो क्यों फंक्शनल नहीं है, वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं। तमाम जाहिर है तमाम मामला जो है ना वो तमाम फोकस है पैसे खाने पे, शर्जी मेमन के करप्शन पे, जरदारी साहब के करप्शन पे। ये पैसे खाते हैं, अवाम के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, जो मिनिमम वेजेस है वो वहां पर नहीं है। सिंध में लोगों को जो है अब तक मजदूर को नहीं मिल रहा। सिंध तकरीबन पंजाब और सिंध वो सूबे हैं जहां पर अभी तक लेबर बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट मौजूद है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 11 है कि आप फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर और गुलामी को प्रमोट नहीं कर सकते, वो फॉरबिडन है पाकिस्तान में आइन के तहत। लेकिन ये गैर आइनी इकदाम जो है सिंध में अपने कमाल पे जो है मौजूद है। वहां पर
आप देखें कि लाखों गरीब मजदूर जो है वो बाउंडेड लेबर हैं। सिंध की बात हो गई, जरा एक बड़े स्पेक्ट्रम में पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं। वजीर आजम भी आज जब इस सिलसिले में बात कर रहे थे, अपना पैगाम उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत मजदूरों का मयार जिंदगी बुलंद करना चाहती है, हर तरह से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मजदूरों को एक अच्छी जिंदगी दी जा सके। आप ये समझते हैं कि जो मिनिमम वेजेस हैं उसके अंदर रहते हुए मजदूरों को एक बेहतर जिंदगी फराहम की जा सकती है पाकिस्तान में? देखिए, 14,000 रुपए में एक फर्द जो है ना अपना पूरा महीना नहीं गुजार सकता। 14,000 तो सिर्फ यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं। मजदूर खाएगा क्या, उसके बच्चे खाएंगे क्या, वो तरबियत क्या हासिल करेंगे, पढ़ेंगे क्या, और जो है ना पानी कहां से आएगा? 86% लोगों के पास तो पीने का साफ पानी नहीं, सिर्फ 16% लोगों को मिनरल वाटर और प्योर वाटर जो है ना अवेलेबल है। यहां पर तो आर्टिकल 25 दर्ज है कि पाकिस्तान में सिटीजन्स के लिए मुसावात होगा। मुसावात कहां पर है? नाजिया 8 फैमिलीज के पास पाकिस्तान में उतने रिसोर्सेज हैं बाकी आधे पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा। ये क्या मुसावात है? वजीर आजम साहब किस मुंह से जो है ना लेबर्स की बात करते हैं? वो तो खुद रायवन में बैठे हैं, हरबपति करबपति हैं, दुनिया के कई ममालिक में उनके फैक्ट्रीज हैं, और वो लेबर की बात करते हैं। उनके अपने बच्चे जो है ना सुबह जो है सिर्फ उनके मेकअप पे और परफ्यूम पर जो है ना मेरे ख्याल 14,000 से ज्यादा हर रोज का खर्चा आता होगा, और 14,000 रुपए में होता ही क्या, और 14,000 पूरा मिलता भी नहीं है। किसी भी तौर पर पंजाब के नाजिया पंजाब के 80% फैक्ट्रियों में 14,000 रुपया जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिल रहा। और सबसे ज्यादा पंजाब में के सनतों में जो हादसात हो रहे हैं, कहीं छतें गिर जाते हैं, कहीं दम घुटने से कई मजदूर हर साल शहीद हो जाते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पर तो जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर, घरों में बच्चों पे तशद्दुद किया जाता है, उनको पैसे नहीं दिया जाता, उनको खाना नहीं दिया जाता, और ब्यूरोक्रेट्स अदलिया के लोग, पढ़े लिखे लोग बच्चों पे तशद्दुद करते हैं। अब सानिया बल्दिया का आपने जिक्र किया, गडानी का आपने जिक्र किया। यहाँ पर जब एक माफिया और फैक्ट्री के मालिक के बीच में जब बार्गेनिंग होता है, जब ब्लैकमेलिंग होता है, और उनको मजदूरों को किसी भी तौर पर इंसाफ नहीं मिला। बहुत शुक्रिया लियाकत शहबानी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे। मजदूरों का यह आलमी दिन और मजदूरों के हुकूक के नाम पर किस तरह से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, इस पर हमने बात की। अब एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात होगी डॉन लीक्स की, जो हुकूमत के लिए मुसलसल मुश्किलात का सबब बनती चली जा रही है। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। फौज डॉन लीक्स पर हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर चुकी है और अब हुकूमत फौज के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रही है। इतलात यह है कि इस हवाले से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ को कोई टास्क दिया गया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर ऐसे किसी भी टास्क की तरदीद भी की है, लेकिन ज़राए अपनी बात पर डटे हुए भी नजर आते हैं। ये सारा मामला परसों शुरू हुआ जब वज़ीर आज़म हाउस से डॉन लीक्स के मामले पर मावन खुसूसी तारिक फातमी और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन को फारिग करने का लेटर आया, जो सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि पिछले 2 माह में अगर आप देखें तो इस मामले में इन्हीं 2 शख्सियात का नाम था। लेकिन इस लेटर पर DGISPR का जो रद्द-ए-अमल आया उससे ये मामला मजीद पेचीदा हुआ, जब मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया और वाज़े तौर पर हुकूमती नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया, कमेटी सिफारिशात के मनाफी करार दिया। और इस ट्वीट ने मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में ही बड़ी एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ी। आखिरकार चौधरी निसार साहब सामने आए और वजाहत उन्होंने दी। वज़ीर आज़म ने कमेटी की सिफारिशात पर मिनोअन अमल दरामद करने का हुक्म दिया है और डॉन लीक्स का ये मामला, इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जिस लेटर का जिक्र किया जा रहा है वो PM हाउस की वजारत दाखिला को लिखी गई समरी थी। ये चौधरी निसार कह रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, पहले ये सुनिए। इस तरफ से भी होती हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़ेर कातिल है। इदारों में ट्वीट्स के जरिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। वजीर आजम ने कमेटी की रिकमेंडेशंस मानो-अन कबूल की हैं, उन पर अमल करने की वजारत दाखिला को हदायत की है, और नोटिफिकेशन जो कमेटी की यूनानिमस रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक होगा। नोटिफिकेशन इस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो नोटिफिकेशन किया ही नहीं।
चौधरी निसार साहब को आपने सुना, उनके बकौल इस मामले पर नोटिफिकेशन वजारत दाखिला जारी करेगा। वजीर आजम हाउस से जारी लेटर नोटिफिकेशन नहीं, अलबत्ता ये बात कहते हुए वो शायद ये भूल गए कि वजीर आजम के मावन खुसूसी को हटाने का इख्तियार वजारत दाखिला के पास नहीं। इसका फैसला और नोटिफिकेशन दोनों ही PM हाउस से जारी किए जाते हैं। ISPR का ट्वीट और हुकूमत के मुतजाद बयानात इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। फौज और हुकूमत में तनाव वाज़े हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं कि जब DG ISPR ने डॉन लीक्स के मामले पर कुछ कहा हो। वो पहले भी इस इशू पर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। फौज का क्या मौक़िफ़ था, ये सुनिए। जहाँ तक कंसेंसस की बात है, उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये आप उनसे पूछेगा, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो थी उसमें कोई ऐसी कंसेंसस वाली बात नहीं थी। अगर आप मैंडेट पढ़ें तो उसमें 2-3 जो है वो टास्क किए गए थे। अब उस टास्क को आगे लेके चलना और उसको कंप्लीट करना कि जो बातें इंक्वायरी ने आगे लेके आनी हैं, जो भी उनको मैंडेट दिया गया था, उसको मुकम्मल करने में शायद इतना टाइम लगा है। कंसेंसस वाली बात कि जी दोनों मिलके कोई ऐसा फैसला कर लें, ऐसा नहीं है, और आप देखेंगे कि जल्द उसका फैसला आएगा। DG ISPR के लबो लहजे से वाज़े है कि ये मामला फौज के लिए कितना अहम है, लेकिन शायद हुकूमत ने इसको समझने में गलती की। इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की ना कोशिश की और ना ही इसको अहमियत दी। इस तमाम तर सूरत हाल में ISPR के ट्वीट के बाद सवाल ये हुआ कि क्या DG ISPR को ये इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म का हुक्मनामा मुस्तरद कर सके। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो तजियाकार इसका जवाब देने में खासे मोहतात दिखाई दिए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हवाले से वाज़े तौर पर 2 ब्लॉक हमें नजर आए। एक सहाफती हल्का है जो इसे नाकाबिल कबूल करार दे रहा है, मुंतखब वज़ीर आज़म के फैसले के खिलाफ बोलने को गलत करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब एक और हल्का है जो ISPR के इक़दाम को दुरुस्त समझता है और डॉन लीक्स के हकीकी किरदारों से पर्दा उठाने का मुतालबा भी कर रहा है। मुख्तसरन ये कि वाज़े तौर पर 2 राय पाई जाती हैं। ISPR के ट्वीट पर लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। लोग मियां साहब के साथ ना सही लेकिन जमहूरियत के साथ जरूर खड़े हैं। ये तमाम तर मामला और अब जो सोच विचार शुरू हुई है कि किस तरह से हुकूमती और जो अस्करी क़यादत है उसको साथ बिठाया जाए या किसी भी तरीके से जो तनाव पैदा हो रहा है, टकराव की सूरत हाल है, उसको ख़त्म किया जाए। हम बात करेंगे। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी दिफा खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब आपका। फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिशें हो रही हैं, सोच विचार भी किया जा रहा है और इस पर बहुत बहस हो चुकी है कि क्या ISPR को ये इख्तियार हासिल है कि नहीं कि वज़ीर आज़म के किसी हुक्मनामे को एक ट्वीट के जरिए मुस्तरद किया जा सके। आप क्या कहेंगे, अगर किसी हुकूमती इक़दाम पर फ़ौज को खदशात हों तो उसका इजहार का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब कोई अनहोना रिएक्शन हो, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो किसी भी साइड से, तो उसके मुहर्रकात भी ज़रूर बड़े अनहोने और अनएक्सपेक्टेड होंगे। तो ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हुकूमत को भी यह हक हासिल है कि जब एक वो इंक्वायरी का हुक्म दे दें और जो इंक्वायरी की सिफारिशात हों उसमें से कुछ पर वो अमल कर दें और कुछ पर अमल ना करें। तो ये अगर आप ब्लेम करेंगे तो दोनों साइडों को करेंगे, किसी एक साइड को नहीं किया जा सकता। तो सवाल दुरुस्त है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रोवोकेशन भी अनएक्सपेक्टेड होगी और उसी की वजह से रिएक्शन भी अनएक्सपेक्टेड आपको नजर आ रहा है। इस पर भी बहस होती रही नईम साहब के ISPR का जो ट्वीट है, क्या मेजर जनरल आसिफ गफूर की जाती राय हो सकता है या इसे फौज की ही राय तस्वुर किया जाए? नहीं, जो कुछ भी जनरल आसिफ गफूर कहेंगे या कहते हैं वो कभी भी उनकी ज़ाती राय नहीं हो सकती, जब तक कि वो ये मतलब ये जब भी वो अपनी ज़ाती राय पेश करेंगे तो ज़रूर उसके पीछे एक प्रीमाइज लगाएंगे या उसको शुरू इस तरीके से करेंगे कि ये मेरी ज़ाती राय है, इसका फ़ौज की पॉलिसी या फ़ौज के रिएक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ चूँकि वो ISPR के सरबराह है, तो वो जो कुछ भी कहेंगे उसको किसी न किसी तरीके से उसकी तावील यही की जाएगी कि ये फ़ौज के जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये उनकी जाती राय है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो अब ये जो सर दहशतगर्दी है, करप्शन है, ज़ाहिर इसके खात्मे के लिए, मुल्क में खुशहाली के लिए हुकूमत और फौज एक दूसरे से ताउन की यकीन दहानियां तो हमें बहुत कराते हुए दिखाई देते हैं। अमला ऐसा नजर आता नहीं है। डॉन लीक्स को लेकर कुछ तनाव बढ़ा है, तो अब ये तनाव हल करने की कोशिश तो की जा रही, कहाँ तक जा सकता है ये मामला? मेरा अपना ख्याल ये है कि अच्छा, मतलब ये साफ वाकया तो बहुत दर्दनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका जो नतीजा निकला है वो ज़्यादा बुरा इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि जब मशावरत की गई है,
जो वज़ीर आज़म ने जाती उम्रा में की है, तो मुझे ऐसे लगा है कि उसमें उन्होंने बात को सुलझाने की बात की। इसके लिए मैं वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ और हुकूमत के इस रवैये को भी मैं कदर की निगाह से देखता हूँ कि देखिए, जब भी इस किस्म का तनाव पैदा हो तो किसी की जिम्मेदारी होती है कि इसको कम किया जाए, और ये बड़े की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अगर वाकई इस तनाव को हल कर दिया जैसे कि हम सुन रहे हैं, तो एक बड़ेपन का सबूत दिया है और ये बात बड़ी खुश आइंद है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये इंशाल्लाह रफा दफा हो जाएगा। यही वजह है कि हमें वो सोच विचार और गौर व फिक्र वाला जो माहौल है वो तो नजर आ रहा है। तो हुकूमत ने क्यों ये अंदाजा लगाने में गलती की, ये इशू फौज के लिए किस अहमियत का हामिल है और इसे जल्द अज जल्द हल करने के बजाय मामले को बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया। ये जो ताखीर थी, क्या इसी वजह से ये अदम एतमाद की फिजा पैदा हुई है? देखिए, इसका अंदाज़ा लगाने में गलती मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि हुकूमत कोई एक शख्स का नाम तो नहीं है। हुकूमत में मशावरत होती है, हुकूमत में बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं बुनियादी तौर पर जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं तबसरा नहीं किया करता, ठीक है। लेकिन ये मुझे मालूम है कि जब भी कोई अदारों के दरमियान कोई तनाव पैदा हो तो एक अदारा ज़रूर कोशिश करता है पता लगाने की कि दूसरा अदारा किस हद तक जाएगा अपने रिएक्शन में और क्या उनका, तो जिसको कहते हैं ना, वो एक काम करके अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि भी कितना रिएक्शन होगा, और वो जिसको कहते हैं कि पानी की गहराई नापना चाहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये नहीं है कि हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि अफवाज पाकिस्तान में किस किस्म के तासरात या किस किस्म के जज्बात पाए जाते हैं न्यूज़ लीक और डॉन लीक के बारे में उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था, ठीक है। लेकिन वो शायद पता लगाना चाह रहे थे कि ये किस हद तक रिएक्ट करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से इसको आधा पहले पेश किया गया और अभी वो पूरा पेश करेंगे। दोबारा मुझे लगता है नोटिफिकेशन और जारी होगा। बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी दिफा हमारे साथ थे और कह रहे थे कि इदारों के दरमियान जब तनाव और टकराव की फजा होती है तो किसी एक इदारों को भी आगे बढ़कर मामलात को नॉर्मल करना पड़ता है, साजगार बनाना पड़ता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे चिकनगुनिया का, जो हुकूमत सिंध के काबू से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। हम मुसलसल अपने प्रोग्राम में आपको खबरदार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चिकनगुनिया बहुत तेजी से फैल रहा है। सिर्फ कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। इसीलिए बार बार ये भी आपसे गुजारिश की गई कि एहतियात करें, अपने आसपास सफाई रखें, खिड़कियों दरवाज़ों पर जाली लगाएं, मच्छरमार अद्वियात का भी इस्तेमाल बढ़ाएं। एहतियात आपको ही करनी होगी क्योंकि हुकूमत सिंध की अगर हम बात करें तो इस मामले पर खासी परेशान हमें नज़र आ रही है। हाल ही में वज़ीर सिंध सेहत सिकंदर मेंद्रो ने इस मामले पर खासी बेबसी का इजहार किया। उनका ये कहना था कि इंतजामिया कई मच्छर पकड़कर उनका DNA तक करवा चुकी है, लेकिन चिकनगुनिया का सबब बनने वाला मच्छर जिसको टाइगर का नाम दिया गया है वो अब तक नहीं मिला है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि चिकनगुनिया से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं की जा सकी है। यही वजह है कि हुकूमत ने अब इस मामले पर आलमी माहिरीन की मदद भी ली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वफ्द है जो कि कल कराची पहुंच रहा है। चिकनगुनिया से मुतासरा मरीजों के खून के नमूने लिए जाएंगे। मुख्तलिफ इलाके हैं जहां का सर्वे भी किया जाएगा और इसके अलावा वायरस से निपटने के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर्स के लिए ये बीमारी नई है और इससे निपटने के लिए उतना इक्विपमेंट नहीं है जितना कि होना चाहिए। WHO की टीम यहाँ पर काम करेगी और इस बीमारी से लड़ने में हमें मदद भी फराहम करेगी क्योंकि WHO इस बीमारी से मुतालिक पहले भी सर्वे बलूचिस्तान से कर चुका है और कराची में बीमारी से फैलाव से मुतालिक एक अलर्ट भी जारी किया गया जिससे उम्मीद है कि इस बीमारी से निपटने में मदद मिलेगी। ये बीमारी है क्या, क्यों इतनी तेजी से फैल रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हम बात करेंगे। डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तौफीक साहब आपका। मुसलसल चिकनगुनिया का तस्करा किया जा रहा है, हम कई प्रोग्राम भी इस पर कर चुके हैं, आपसे भी पहले भी बात हुई थी। आखिर क्यों ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है और अभी तक हम इस पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सके हैं? देखें, तेज़ी से बढ़ रहा था, अब मामला कुछ कंट्रोल में आ रहे हैं क्योंकि अचानक ये हमारे मुल्क में आया। इससे पहले चिकनगुनिया यहाँ नहीं था। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाए तो 1952 में फर्स्ट टाइम ये तंजानिया में इसका आउटब्रेक हुआ और उसके बाद ये फैलता हुआ नेक्स्ट 62 कंट्रीज़ और में चला गया और फिर आप देखें कि ये पाकिस्तान में आया। अब पाकिस्तान में क्यों आया? पाकिस्तान में एक तो लोगों का ट्रैवल ज़्यादा है, वहाँ से कोई ऐसा पेशेंट जिसको चिकनगुनिया वो आ गया, या ऐसा कोई मच्छर जिसमें वायरस था किसी कंटेनर में कोई टायर्स के साथ किसी तरह पाकिस्तान में आ गया और किसी
शख्स को उसने काटा, उसको चिकनगुनिया का पेशेंट बना और एक साइकिल चल पड़ा। अब चूंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी अपने आप को मच्छरों से महफूज रखने के लिए, ताकि मच्छर कम काटें, और फिर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में एकदम हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बदल रहा है, जब बदलते हुए मौसमी हालात में फिर मच्छर की जो अफजाइश है वो भी तेज़ी के साथ हो रही है। तो मच्छरों की ज़्यादती और वायरस का पहुँच जाना और लोगों का प्रॉपर अवेयर ना होना इसकी तेजी से फैलने का बाइस बना। लेकिन क्या वजह है कि अब हमें WHO की टीम को बुलाना पड़ा है? अब ये जो टीम आ रही है ये क्या करेगी? नहीं, ये बेसिकली ये बात नहीं है कि हमें WHO को बुलाना पड़ा, ऐसा नहीं है। WHO की इंटरनेशनल एडवाइजरी जो ऑलरेडी जारी हो चुकी है और महकमा सेहत उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। तो कल जो टीम आ रही है वो क्या करेगी? वो बेसिकली WHO की टीम ने हमें खुद ऑफर की थी कि हम आए और इसको एरियाज को विजिट करें, ताकि किसी किस्म का कोई शक ना रह जाए कि जो प्रॉपरली जो उनकी एडवाइजरी है वो ठीक है या कोई और सिलसिला तो नहीं है। किस किस्म के शक की बात कर रहे हैं? कि जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं अप टू द मार्क है या नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो ऑलरेडी 62 कंट्रीज़ में काम कर चुके हैं, हमारे मुल्क में ये पहली मरतबा है। तो किसी की मदद का मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं पता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करने आ रहे हैं या वो डायग्नोज करने आ रहे हैं कि ये है क्या, किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है? ऐसा नहीं है। बेसिकली होता ये है कि जितने भी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की निगलेक्टेड डिजीज़ होती हैं वो समटाइम्स नहीं उस हुकूमत के पास या उस प्रोविंस के पास उसकी एक्सपर्टीज़ होती। तो WHO ऑलरेडी इन निगलेक्टेड ट्रॉपिकल कंट्री डिजीज़ पे काम कर चुका होता है, तो उनकी एक एक्सपर्टीज़ होती है, उनके साथ एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे भी हैं। हमने भी अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि थर में भी एक UC में ये एकदम आउटब्रेक हुआ था, तो डायरेक्टर जनरल ऑफिस हैदराबाद से फौरी तौर पे हमारे एपिडेमोलॉजिस्ट गए, उन्होंने वहाँ विजिट किया, वहाँ से जाकर कुछ सैंपल्स लिए, तो वहाँ भी हमारे पास 8-10 केसेस पॉजिटिव आए। तो फौरी तौर पे हमने उस UC में स्प्रे कराया, सिलसिला कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया था, मैनेज कर जिस स्प्रे की आप बात करें वो स्प्रे काम करता है? स्प्रे से कंट्रोल हो जाता है? स्प्रे से मच्छर मारा जाता है ना, जब मच्छर मर जाएगा तो फिर डिजीज खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। मच्छर के काटने से ही होती है ना ये डिजीज, वो सेम मच्छर है जो डेंगू जिस मच्छर से फैलता है, तो उसकी ऑलरेडी ये बिल्कुल वही मच्छर है, क्योंकि अभी जिस तरह से सामने आ रही है रिपोर्ट्स उसमें कहा जा रहा है इसको टाइगर का नाम दिया गया है। टाइगर का नाम नहीं, मच्छर सेम है, लेकिन टाइगर का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि उसकी जो उसके ऊपर मच्छर के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, और यही स्पॉट्स डेंगू का जो मच्छर होता है उस पर भी होते हैं। सेम मच्छर है और उससे ये फैल रहा है। तो जो वेक्टर तो क्योंकि हमारे मुल्क में सदियों से शुरू से ही है, ये वायरस नहीं था। अच्छा, ये जो कल माहिरीन की टीम आ रही है इसको लेकर लोगों में कुछ तशवीश भी थी, खौफ और हिरास भी था, तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पर हम किसी भी तौर पर इससे नहीं निमट सके तो इसलिए एक बैनुल-अक़वामी टीम आ रही है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम निमट सकते हैं और निमट रहे हैं। और आप देखें कि जब ये नवंबर में हुआ था तो सैकड़ों केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे थे, क्यास हो गया था पूरे सऊदाबाद हॉस्पिटल में। अब ऐसा नहीं है, अब डे बाय डे ये कम होते जा रहे हैं और जहाँ जहाँ हम स्प्रे कराते हैं वहाँ मामला भी कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें कि इसकी एक हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, जो हम लोगों को आपके तबस्सुर से बताना चाहते हैं कि अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं, जैसे मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, स्प्रे करें, अपने घरों को साफ रखें। लेकिन सबसे बड़ा तो काम यह है कि मच्छर से बचा तो उसी सूरत में जाएगा कि मच्छर ना हो, और वो गंदगी और जिस किस्म के माहौल में हम रह रहे हैं वहाँ तो मच्छर पैदा होगा। मच्छर को हम जीरो नहीं कर सकते ना, किसी इवन कम जरूर कर सकते हैं। तो कम जितना भी कम करें तो उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ खुद भी इंसान को अपने घर की भी सफाई करनी है ना, घर के अंदर भी स्प्रे करना है, मच्छर मार रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, ऐसी लोशन लगाएं जिससे मच्छर आपके करीब ना आए, या शाम के टाइम पे अपने बच्चों को, दूसरों को, या बूढ़े लोग जिन पे ज़्यादा हमलावर होता है उनको कवर्ड कपड़े पहनाएं, फुल आस्तीन के कपड़े, वो शॉर्ट्स ड्रेस ना करें। बिल्कुल, ये तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जो आपकी जानिब से पब्लिक को बताई भी जा रही है। चूँकि मच्छर तेज़ी से फैला और उसके लिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल कि उनको स्प्रे कराना होता है एक अपने वक्त के साथ साथ। तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने थोड़ा स्प्रे करवा भी रही है और हमने एज ए डायरेक्टर हेल्थ उनको राइटिंग में भी लिखा था कि आप स्प्रे करें, और ताकि इन एरियाज़ में हो जो है चिकनगुनिया फैल रहा है। उसके अलावा हमने खुद भी अपने तौर पे इब्राहिम हैदरी में, मलीर में, बिन कासिम टाउन में डायरेक्टर हेल्थ कराची की तरफ से भी स्प्रे कराया है, और आप देखें कि उसके रिजल्ट सब बेहतर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद तौफीक, DG सिंध सेहत हमारे साथ थे। और चिकनगुनिया जो कहा जा रहा था कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उससे मुताल्लिक अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे और कह रहे थे कि ये इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा है, बल्कि इसको काबू में करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और बहुत हद तक काबू भी कर लिया गया है। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहाँ भारतीय मज़ालिम का जिक्र
क्यों किया गया और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात क्यों की। तुर्क सदर के बयान पर भारतीय हुकूमत और मीडिया फिर भड़क गया है। रजब तैयब एर्दोआन, उनका ये बयान, इसको मुतनाज़ करार दिया जा रहा है। सेक्रेटरी खारजा रुचि घनश्याम ने इसे भारत का अंदरूनी मामला करार देते हुए ये उम्मीद जाहिर की है कि तुर्क क़यादत इस बारे में भारत के जज्बात का एहतराम करेगी। भारत का ऑफिशियल रिस्पांस तो नपा-तुला रहा, लेकिन भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा तैश में नजर आया। भारतीय सहाफ़ी ने तुर्क सदर से सवालात के दौरान मसला कश्मीर को कुर्दों के मसले से जोड़ा है, जिसका एर्दोआन ने तुर्की बतुर्की जवाब देकर उन्हें लाजवाब किया। रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि मसला कश्मीर और कुर्दों का जो मामला है, जो मसला है, किसी सूरत एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तुर्क हुकूमत के लिए कुर्द अवाम नहीं, दहशतगर्द तंजीमें मसला हैं। मसला कश्मीर एक मकबूजा इलाका है, वहाँ हालात मुख्तलिफ हैं। रजब तैयब एर्दोआन ने मसला कश्मीर के हल में सालिसी की पेशकश भी की है। और ये तो हमारी आज की सारी स्टोरीज थी, और मज़ीद किसी स्टोरी पर आप बात